हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, 11th अकाउंटेंसी में हम लेन देनों का अभिलेखन भाग 1 इसमें जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं। और जर्नल एंट्री के अंतर्गत हम जीएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने जीएसटी का एक सवाल किया था। आज की जो क्लास है इसमें हम और एक सवाल करने वाले हैं, उसे समझने वाले हैं कि जीएसटी का यदि सवाल आता है जर्नल एंट्री से रिलेटेड तो उसे हम किस प्रकार से करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यवहारों के लिए रोजनामचा लिखिए, मतलब जर्नल एंट्री करिए। नंबर 1 दिया है कि एक टेक्सटाइल मिल वस्त्र निर्माण हेतु 20,000 रुपए का धागा नगद खरीदती है। तो एक मिल है, टेक्सटाइल मिल, ठीक है। अब उसको कपड़ा बनाने के लिए उसने 20,000 रुपए का धागा कैसा खरीदा? नगद खरीदा, और 4% की दर से जीएसटी चुकाती है। अब हम ये देख चुके हैं कि जब भी क्रय किया जाएगा तो जीएसटी क्रय के साथ लगेगा, और जब बेचा जाएगा तो जीएसटी विक्रय के साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। जीएसटी क्रय जब माल खरीदा जाता है तो परचेस के साथ जीएसटी लिखा जाएगा, और इधर जब माल बेचा जाता है तो विक्रय के साथ मतलब सेल्स के साथ जीएसटी लिखा जाएगा। इतना ध्यान रहेगा। यहाँ पर हमने माल खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, नकद खरीदा है। फिर टेक्सटाइल मिल अपने उत्पाद को पोशाक निर्माता को 50,000 रुपए में बेचती है और 8% जीएसटी वसूल करती है। अब ये टेक्सटाइल मिल ने कपड़ा बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उत्पाद बनाया, और उसने पोशाक निर्माता कपड़ा बनाने के बाद में इस धागा खरीद लिया, धागे से उसने कपड़ा बना लिया। अब कपड़ा बनाने के बाद उसने जो ड्रेस बनाने वाली जो कंपनी है उसको उसने 50,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर नगद नहीं लिखा है, पोशाक निर्माता को 50,000 रुपए में बेच दिया, तो हम यहाँ पर नगद भी मान सकते हैं, उधार भी मान सकते हैं, नगद ही मान लो क्योंकि उसका पोशाक निर्माता का नाम नहीं लिखा है उन्होंने। तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और आउटपुट जीएसटी अकाउंट, क्योंकि सेल्स के साथ जीएसटी लिखा जाएगा। तीसरे में टेक्सटाइल मिल भुगतान किए गए जीएसटी तथा वसूल किए गए जीएसटी के अंतर की राशि जीएसटी विभाग में जमा कर देती है। अब इन्होंने इनपुट में भुगतान किया है जीएसटी का और आउटपुट में इन्होंने कलेक्शन किया है जीएसटी का, तो कलेक्शन में से इनपुट जो है आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो हम गवर्नमेंट के खजाने में क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कुल कितनी एंट्रियां होने वाली है? 3 एंट्रियां होने वाली है, जिसे हम देख लेते हैं। चलिए, तो फॉर्मेट बनाएंगे हम किसका? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। सिंपल सा फॉर्मेट बनेगा जो कि हम सभी को मालूम है, क्योंकि ये प्रश्न जीएसटी वाला जो प्रश्न है ये बिल्कुल आने की फुल संभावना है। जीएसटी वाला, बैंक वाले, ऐसे जो जनरल एंट्रियां हैं वो बिल्कुल आती है वो। इसलिए इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये जनरल एंट्रीज आएगी। कुछ सवाल हम बैंक वाले भी लेकर आएंगे, है ना, और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए हम। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। डेट में नंबर दिया है, तारीख दी नहीं। अब उन्होंने क्या किया है? परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समरी आ जाएगी, गुड्स परचेस। ठीक है, ये हमारा हो गया, डेट का हो गया और पर्टिकुलर का हो गया। एलएफ में तो कुछ आना नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने हजार रुपए का माल है। 20,000 रुपए का माल है, ठीक है, और 4% जीएसटी। अब इस पर 4% जीएसटी मतलब कितना लगेगा? 2 जीरो से 2 जीरो करके 200 गुणित 4 मतलब 800। ठीक है, तो ये जीएसटी कितना हो गया? 800 हो गया। तो
20,000 का माल खरीदा, 800 रुपये जीएसटी पेड किया, तो टोटल नगद भुगतान कितना किया? 20,800। ठीक है, खरीदने पर हमें जीएसटी पेमेंट करना पड़ा, तो हमने पेमेंट कितना किया जीएसटी का? 800 रुपये। अब हम माल बेच रहे हैं, ठीक है, माल बेचने पर इसको हमने नगद माना है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब कितने का माल बेचा है यहाँ भी देख लेते हैं। उसने 50,000 रुपये का माल बेचा है और 50,000 रुपये के ऊपर 8% का जीएसटी वसूल किया। जिसको भी माल बेचा उससे उन्होंने 8 मतलब ये 4,000 रुपये। तो कितना जीएसटी वसूल किया उन्होंने? 4,000 रुपये जीएसटी वसूल किया। तो ये 50,000 रुपये का तो माल बेचा और उस पर 4,000 रुपये उन्होंने जीएसटी लिया सामने वाले से। तो सॉरी, ये क्रेडिट में आएगा, है ना, हमने डेबिट में लिख दिया। 50,000 यहाँ आ जाएगा और 4,000 यहाँ जाएगा। टोटल हो गया हमारा 54,000 रुपये। मतलब कितने का माल बेचा, उनको कैश कितना मिला? 54,000, जिसमें 50,000 रुपये माल की वैल्यू और 4,000 रुपये जीएसटी। ये कलेक्शन है। ठीक है, यहाँ जाएगा गुड्स सोल्ड। समरी में कोई नंबर कटने वाला नहीं है, आप आपके हिसाब से टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? जीएसटी का समायोजन करेंगे। ये आउटपुट जीएसटी मतलब आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, लोगों से जीएसटी लिया है, और इनपुट जीएसटी मतलब आपने जीएसटी का पेमेंट किया है। तो अब यहाँ जो आउटपुट जीएसटी जो क्रेडिट हुआ है उसको सबसे पहले यहाँ डेबिट कर दो। तो ये हो जाएगा आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना है? 4,000। अब यहाँ पर तो केवल एक ही एंट्री है। मान लो किसी प्रश्न में 3-4 बार आउटपुट जीएसटी आया है, तो उन सबको जोड़ के हम यहाँ आउटपुट जीएसटी डेबिट कर देंगे 4,000, मतलब उसको टोटल करके। टू इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी यहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है समायोजन के समय। कितने रुपए से? 800। हमने 4,000 रुपए लोगों से कलेक्शन किया जीएसटी का, और गवर्नमेंट को कितना दिया है अभी तक? 800। मतलब अब हमारे पास जो 3,200 रुपये बच रहा है 4,800 में से, 4,000 में से 800 माइनस किया, कितना बचा? 3,200। ये 3,200 गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के खजाने में जमा करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा कैसे होगा? बैंक अकाउंट के माध्यम से जमा होगा। तो टू बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा आता है तो डेबिट, और बैंक से पैसा जाता है तो क्रेडिट। तो बैंक के माध्यम से हम गवर्नमेंट के खजाने में जमा करेंगे, तो 3,200 रुपये टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? जीएसटी एडजस्टमेंट। ये हमने क्या किया? जीएसटी का समायोजन कर दिया। इस प्रकार से 3 एंट्रियां हो गई हमारी, पहली क्रय वाली, दूसरी विक्रय वाली और तीसरी समायोजन वाली। क्लियर? ये था सिंपल वाला जीएसटी, कि जिसमें न उन्होंने कोई स्टेट बताया, न कोई अदर स्टेट बताया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, अब अगला जो सवाल आ रहा है वो हमारा इसी टाइप का आ रहा है, कि मान लो इस टाइप का सवाल आता, जहां पर यदि मान लो उन्होंने कोई स्टेट का नाम नहीं लिया है, वहां सिंपल आपको इनपुट और आउटपुट जीएसटी लिखना है, वहां न सीजीएसटी लिखना है न एसजीएसटी लिखना है। लेकिन जहां स्टेट का नाम आ गया वहां पर हमें 2 तरीके से काम करना पड़ेगा। यदि स्टेट से स्टेट के अंदर ही, जैसे मतलब मध्य प्रदेश का व्यापारी है, मध्य प्रदेश में ही माल खरीदता और बेचता है, तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। और यदि मध्य प्रदेश के व्यापारी ने गुजरात के व्यापारी से व्यापार किया है तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा, वहां पर आईजीएसटी आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अनुदीप की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करना है हमें। सबसे फर्स्ट दिया है, दिल्ली में कांता से 2 लाख रुपए का क्रय किया। अब ये अनुदीप, ठीक है, और दिल्ली में कांता से, अब ये अनुदीप कहाँ का है? ये दिल्ली का है। ठीक है, तो हम ये अनुदीप कहाँ का रहने वाला है, इसको हम ये मान ले कि ये कहाँ का है? ये दिल्ली का रहने वाला है। ठीक, अब दिल्ली में कांता से 20,000 रुपए का माल खरीदा। अब यहाँ पर मान लो उन्होंने, हमने ये दिल्ली कैसे लिख दिया? आप बोलोगे सर ये दिल्ली कैसे लिख दिया है?
तो उसका हमने आइडिया कैसे लगाया है, ये यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा है CGST और SGST। CGST और SGST लिखा है, इसका मतलब ये स्टेट के अंदर ही माल खरीदना और बेचना हुआ। ये CGST और SGST लिखा है, इसका मतलब कि ये दिल्ली का ही रहने वाला है अनुदीप, और उसने दिल्ली में ही कांता से क्या किया, 2 लाख रुपए का माल खरीदा है, जिस पर 9% CGST और 9% SGST लगा है। उसके बाद राजस्थान से 1 लाख रुपए के माल का खरीदा IGST। भाई दिल्ली का रहने वाला है, राजस्थान से माल खरीद रहा है, तो वहां पर मैंने बताया था कि यहाँ 2 प्रकार का GST नहीं है, केवल IGST ही लगेगा, केवल एक सिंगल। पंजाब में सुधीर को 1,50,000 रुपए का माल बेचा, यहाँ भी IGST। भाई अदर स्टेट जहां आ गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल का खरीदना बेचना आ गया, मतलब वहां पर केवल एक ही GST लगेगा, और कौन सा, IGST। रेलवे यातायात व्यय, तो इन पर भी जहां जितने भी व्यय हैं तो वो उन व्ययों पर SGST CGST दोनों लगेगा। फिर कार्यालय के लिए क्रय किया, SGST CGST। उत्तर प्रदेश में सुनील को 1,50,000 का माल नगद बेचा, ये भी अदर स्टेट हो गया, IGST। ब्रॉडबैंड सेवाओं का 4,000 रुपए का भुगतान किया, इसमें भी CGST IGST। भाई हम जो भी मान लो आप टिकट खरीदते हो, है ना, रेलवे का टिकट खरीदते हो, तो उसमें भी GST जुड़कर आता है। बिजली का बिल आप भरते हो तो बिजली के बिल में भी GST जुड़कर आता है। हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर भी GST जुड़कर आता है, मतलब जितने भी व्यय होते हैं उन सभी में GST लग रहा है। तो यहाँ पर आप चाहे ब्रॉडबैंड सेवाओं का बिल भर रहे हो, चाहे आप कार्यालय के लिए कोई खरीद रहे हो, या रेलवे यातायात का व्यय चुका रहे हो, सब में GST लगता है, ठीक है। तो इनमें CGST SGST ये उसके साथ में जुड़ेगा, व्यय के साथ में। दिल्ली में राजे से 50,000 को माल खरीदा, तो ये दिल्ली से दिल्ली के अंदर ही है, इसलिए CGST और IGST। अब यहाँ पर आपको प्रश्न में जब अदर स्टेट वाली या स्टेट वाली जो बात लिखी रहेगी कि वो कहाँ से कहाँ माल खरीद रहा है, तो वहां पर आपको GST की दर पर्टिकुलर दी रहेगी कि CGST कितना है, SGST कितना है, बस हमें क्या करना है, उसको व्यवस्थित तरीके से जमाना है। चलिए, तो हम इसकी जर्नल प्रविष्टि कर लेते हैं। 8 जर्नल एंट्रियां होगी, केवल जर्नल एंट्री करना है, यहाँ पर अब आपको उसका समायोजन करने की जरूरत नहीं है, तो हम फटाफट जर्नल एंट्री कर देंगे। अब इसको 2 भाग में करना है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बनूंगा। एक ही पेज में हम दोनों एंट्रियां कर, मतलब पूरे 8 एंट्रियां हम करेंगे, एक में 4 ले लेंगे और दूसरे में 4 ले लेंगे, मतलब एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। 8, फिर पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। तो ये GST का हो जाएगा ना। उसके बाद में मैं आपको एक पूरा जितनी जर्नल एंट्रियां होती है वो मन से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, मतलब ट्रांजेक्शन हम मन से बनाएंगे, और फिर जितनी भी प्रकार की जर्नल एंट्रियां होती है सब हम एक साथ करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, अनुदीप की पुस्तकों में जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्रीज ऑफ अनुदीप बुक, अनुदीप की पुस्तकों में जर्नल एंट्री, ठीक है, अनुदीप। अब डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। तारीख तो दी नहीं, नंबर दिया है, दिल्ली में ही कांता से 2 लाख रुपए का माल खरीदा। अब भाई यहाँ पर नगद वाली बात नहीं है, पहले तो खरीदने की बात आती है तो सीधे परचेस अकाउंट आपको डेबिट कर देना है, और जहां पर यदि परचेस है इसका मतलब इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये दोनों लिखना पड़ेगा। और किससे खरीदा, टू कांता, कांता से खरीदा 2 लाख रुपए का माल, गुड्स परचेज।
इस समरी पर नंबर नहीं कटेगा, नंबर किस पर कटता है, आपके डेबिट क्रेडिट पर नंबर कटता है ना। मेन क्या चीज है जर्नल एंट्री में सबसे मुख्य है ये डेबिट क्रेडिट सही होना, और उसकी जो इधर डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिखा गया है वो सही होना। समरी में यदि आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, कुछ भी आपने इधर उधर इंग्लिश टूटी फूटी लिख दी होगी, तो उसका कोई नंबर नहीं कटता है। चलिए, अब हमने माल खरीदा, उस पर 9% जीएसटी लगा, CGST, और 9% SGST लगा। और कैसे खरीदा हमने, कांता से खरीदा, उधार खरीदा है इसलिए कांता का नाम आया। नगद खरीदते तो क्या आता, वहां पर कैश लिखा आता। अब यहाँ पर हम उसको हम हल कर लेते हैं कि कितने रुपए का माल खरीदा, कांता से 2 लाख रुपए का माल खरीदा। ठीक है, अब 2 लाख रुपए के माल पर 9% CGST और 9% SGST, मतलब 2000 गुणित 9 मतलब 2 नाम 18,000 रुपए, ये आ जाएगा CGST, और 18,000 रुपए ही क्या आ जाएगा, SGST। 9% दोनों है ना। तो 2 लाख रुपए का 9% कितना हो गया, 18,000 CGST और 18,000 SGST। और कितने रुपए का माल खरीदा है, 2 लाख रुपए का, तो ये परचेस हो गया 2 लाख, फिर ये 18,000 गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा CGST, और 18,000 रुपए SGST स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। टोटल हो गया 2,36,000 रुपए का माल कांता से हमने खरीदा। मतलब कांता को हमें कितने पैसे देना है, 2,36,000 रुपए देना है, जिसमें 2 लाख रुपए का माल है और 36,000 रुपए क्या लग गया, टैक्स लग गया। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। राजस्थान से 1 लाख रुपए का माल खरीदा। अब यहाँ पर राजस्थान से 1 लाख रुपए का माल खरीदा, अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। फिर IGST है, वे अदर स्टेट आ गया, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर आप कैश भी लिख सकते हो और क्रेडिटर भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर चलो क्रेडिटर लिख सकते हैं। तो खरीदने पर सामने वाला क्या बन गया, क्रेडिटर्स अकाउंट, लेनदार बन गया वो। कितने का माल खरीदा आपने, 1 लाख रुपए का माल खरीदा राजस्थान के व्यापारी से, उस पर IGST कितना लग गया, 1 लाख रुपए का 12%, 1 लाख रुपए का 12% IGST, मतलब 1,000 गुणित 12 मतलब 12,000 रुपए IGST हो गया। ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, और ये सीधे केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। केंद्र सरकार फिर राज्य को अपना हिस्सा दे देती है। तो 1,12,000 मतलब आपने जो लेनदार है उससे कितने का माल खरीदा, 1,12,000 का माल खरीदा। 1 लाख रुपए का माल है और 12,000 रुपए आपको क्या लग गया, GST लग गया। गुड्स परचेस, ठीक है, तो ये हो गया हमारी 2 एंट्री। तीसरा, पंजाब में सुधीर को 1,50,000 रुपए का माल बेचा। भाई पंजाब में सुधीर को 1,50,000 रुपए का माल बेचा है, तीसरे नंबर पर है। तो चलो यहाँ सुधीर कई जगह वो नाम दे रहा है, कई जगह नाम नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ ये क्रेडिटर हटा देते हैं, हम उसको कैश ही लिख देते हैं, कैश मान लेते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की एंट्री है, पंजाब में सुधीर को 1,50,000 रुपए का माल बेचा। किसको बेचा, सुधीर को बेचा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सुधीर, जिसको माल बेचा जा रहा है सुधीर को बेचा जा रहा है, नगद नहीं लिखा है, इसलिए ये क्या हो गया, उधार है। तो सुधीर को हमने माल बेचा, पाने वाला कौन हो गया, सुधीर हो गया। अब टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट, जब भी माल बेचा जाएगा आउटपुट IGST, अदर स्टेट में बेच रहे हैं ना हम, तो आउटपुट IGST आएगा। मतलब ये आप कलेक्शन करेंगे, भाई खरीदने पर हमें GST पेमेंट करना पड़ता है और बेचने पर GST हम सामने वाले से लेते हैं। तो हम सुधीर को जब माल बेच रहे हैं तो सुधीर से हम GST भी वसूल करेंगे। तो सुधीर को हम कितने रुपए का माल बेच रहे हैं, 1,50,000 रुपए का माल बेच रहे हैं ये। तो 1,50,000 रुपए के माल पर सुधीर से हम 18% GST ले रहे हैं, मतलब 1,50,000 रुपए का माल है और साथ में हम उससे 18% GST, मतलब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 9 18 से 9 18 पंजे 90
और 9, 18 एकम 18 और 9 ये हो गया 27, मतलब 27,000 रुपये का उससे हम टैक्स भी लेंगे। तो 1,50,000 रुपये का माल और 27,000 रुपये IGST हो गया, तो ये हो गया 1,77,000 रुपये। ये सुधीर को हमने माल बेचा है। सुधीर से मतलब हम कितना पैसा वसूल करने वाले हैं, 1,77,000, क्योंकि अभी हमने उधार बेचा है। गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 एंट्री। अब आपको एक बात क्या ध्यान में आ रही है, स्टेट से स्टेट के अंदर ही होगा, मतलब स्टेट के अंदर ही माल खरीदना बेचना है तो उसमें CGST IGST होता है, ठीक है। अदर स्टेट में होता है तो वहाँ SGST CGST, और अदर स्टेट में होता है तो IGST। फिर दूसरी बात, जब GST कहाँ लिखा जाएगा, तो परचेस के साथ में IGST इनपुट GST होता है, और सेल्स के साथ में आउटपुट GST होता है। अभी इनपुट आउटपुट, इनपुट मतलब आपने पेमेंट किया है और आउटपुट मतलब आपने कलेक्शन किया है। ये बहुत 2 बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो चलो इसी को हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते। इतनी समझ में आ गई आपको, 3 एंट्रियां समझ में आ गई, ये खरीदने वाली, ये भी खरीदने वाली, और ये बेचने वाली। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अब इसके बाद है हमारी कौन सी, चौथे नंबर की एंट्री, रेलवे यातायात व्यय 10,000 रुपये, ठीक है। तो रेलवे यातायात व्यय हुआ हमारा कितना, 10,000 रुपये, 4th नंबर। तो रेलवे या यातायात व्यय है ना, अब रेलवे लिखने के बजाय ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST टू, भाई रेलवे में तो उधारी नहीं चलती ना, क्या लिख दो, रेलवे एक्सपेंसेस, यातायात रेलवे के व्यय। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और ये सब आपने कैसे भुगतान किया, रेलवे में उधारी नहीं चलती है, आपने नगदी भुगतान किया है। रेलवे यातायात में कितना भुगतान किया आपने, 10,000 रुपये का भुगतान किया, और उसके ऊपर आपको 9% का क्या लग गया, GST लग गया। तो 10,000 का 9% कितना हो गया, ये हो गया 900 रुपये CGST और 900 रुपये SGST। मतलब यहाँ पर 10,000 रुपये तो रेलवे का यातायात व्यय हो गया, और 900 रुपये CGST और 900 रुपये SGST, टोटल आपको लग गया 9 दूनी 18, मतलब 11,800 रुपये ये एक्सपेंसेस देना पड़ा। भाई ये तो व्यापारी वाली बात है, आप खुद भी यदि रेलवे से यात्रा कर रहे हो, टिकट ले रहे हो, तो टिकट पर आपको GST लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसमें CGST कितना लगा है, SGST कितना लगा है, वो उसमें इंक्लूड रहता है, वो आपको दिखाई देगा उसमें, टिकट को ध्यान से देखेंगे तो। यहाँ तक कि हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में भी आपको उसमें GST लगा हुआ दिखाई देता है। फिर है कार्यालय के लिए क्रय किया 60,000 रुपये, तो कार्यालय के लिए क्रय, ठीक है। तो कार्यालय के लिए आपने क्या खरीदा है, तो कुछ भी इक्विपमेंट खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट, फिर इस पर भी लगेगा इनपुट CGST, इनपुट
SGST और 2 कैश अकाउंट। ऑफिस के लिए खरीदा है, ठीक है। कितने का खरीदा है, अब यहाँ पर इसका हिसाब कर लेते हैं। 60,000 रुपये का खरीदा है। अब 60,000 रुपये के ऊपर ब्रैकेट में दिया है 9% CGST और 9% SGST। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 600 में 9 का गुणा किया, 6 नामा 5400 रुपये आ गया। तो 5400 CGST और 5400 SGST, ठीक है। कितने का खरीदा आपने इक्विपमेंट, 60,000 का, उस पर 5400 रुपये CGST लगा, 5400 रुपये SGST लगा, और टोटल कितना हो गया, 5 और 5 10, मतलब 70,800 रुपये। इसीलिए तो लोग जीएसटी कई बार बिल नहीं लेते हैं, क्योंकि जीएसटी अलग से देना होगा। लेकिन वास्तव में जो बेचने वाला है उतना सीधा नहीं है। वो क्या करता है, आपको जिस मूल्य पे बेच रहा है उसी में उसने जीएसटी को भी जोड़ कर रखा है पहले से ही आपको जीएसटी जोड़ के बता रहा है। लेकिन जब आप बिल की बात करते हो तब बोलता है कि आपको अलग से देना पड़ेगा। मतलब उस मूल्य में जीएसटी जुड़ा है, लेकिन आप जब पक्के बिल की बात करते हो तो उसमें और जीएसटी, मतलब डबल आपसे जीएसटी वसूल कर लेता है, ठीक है। तो यदि आप अड़ गए कि नहीं, आप जिस मूल्य पर मुझे बेच रहे हो इसी में जीएसटी वाला बिल दो, तो उसमें भी वो एडजस्ट कर देता है ना। तो इसलिए बिल बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का नुकसान होता है। यदि पक्का बिल नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट को वो उतना जीएसटी नहीं पेमेंट करेगा। वो फिर बेचने वाला क्या करता है, फिर बेचने वाला जो है वो कलेक्शन करता है। कलेक्शन में से उसने जितना पेमेंट किया है वो माइनस करके गवर्नमेंट को जब खजाने में जमा कर देता है, तो उतना वो बचा लेता है पैसा। फिर है 6वें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश में सुनील को 1,50,000 रुपए का नगद माल बेचा। भाई अदर स्टेट आ गया, तो ये माल बेचा है मतलब कैश अकाउंट डेबिट, नगद बेचा है तो नगद पैसा आएगा। अब क्या किया है, सेल्स किया है टू सेल्स अकाउंट, और हमेशा जब माल बेचा जाएगा तो क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी आएगा। और अदर स्टेट है इसलिए आउटपुट IGST आएगा, ठीक है। और IGST की दर एक ही रहती है। कितने का माल बेचा है, 1,50,000 रुपये का माल बेचा है। 1,50,000 रुपये पर IGST कितना है, 18% है। अभी हमने 1,50,000 का 18% निकाला था, कितना आया था ये, 18 पंजे 90, 9 18 कम 18 और 9 27,000 रुपये, ठीक है। तो 27,000 रुपये क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो 1,50,000 रुपये का तो माल बेचा, जिस पर 27,000 रुपये आपने सामने वाले से टैक्स वसूल किया, और इस प्रकार से आपने 1,77,000 रुपये का माल बेच दिया। मतलब सामने वाले से आप नगद अपने वसूल कर लिया। फिर उत्तर प्रदेश के सुनील का हो गया। अब लास्ट की 2 एंट्रियां बची। देखिए, जो भी व्यय होते हैं, व्यय और हानियां हमेशा डेबिट होती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस इक्विपमेंट, भाई माल खरीदेंगे तो क्रय खाता होता है। संपत्ति खरीदते हैं तो उसके नाम से ऑफिस उपकरण आपने खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट, है ना। कार्यालय के लिए आपने जो भी उपकरण खरीदे होंगे 60,000 के, तो इन सभी के साथ में जीएसटी, जो भी व्यय होता है उस व्यय के साथ जीएसटी जुड़ेगा, ठीक है। देनदार, लेनदार, कैश, इनके साथ जीएसटी नहीं जुड़ता। खरीदना, बेचना, व्यय और हानियां, इनके साथ जीएसटी जुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कितनी 6 एंट्रियां हो गई। अब हम इसके आगे वाली एंट्री देखेंगे। सात नंबर वाली है, ब्रॉडबैंड का आपने बिल भरा 4,000 रुपए का, तो ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस या बिल, है ना, इंटरनेट बिल भी हम लिख सकते हैं। इसी के साथ में क्या जुड़ेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये डेबिट, और ये कैसा पेमेंट होगा, कैश। समरी तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस पेड। अब कितना हो गया, 4,000 का आपने ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस पेड किया, जिस पर आपको 9% का क्या लगा, CGST, और 9% का SGST लगा। 9 चौको 36, मतलब 360 रुपये CGST हो गया, और 360 रुपये SGST हो गया। तो ये तो हुआ 4,000 का बिल, 360 रुपये उस पर CGST, 360 SGST, और टोटल हो गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12,
720, 4,720 रुपये। मतलब आपने ब्रॉडबैंड एजेंसी को कितने पैसे भुगतान किए? 4,720 रुपये पेमेंट किया। ठीक है, ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस पेड, ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस पेड। फिर है दिल्ली में राजेश से 50,000 रुपए का माल खरीदा, तो ये तो स्टेट से मतलब दिल्ली से दिल्ली के अंदर ही है ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट। अब इसके साथ भी क्या आएगा? माल खरीदने के साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये डेबिट और किससे खरीदा? राजेश से खरीदा। उधार खरीद रहा है भाई, नाम आ रहा ना, इसलिए राजेश से उधार खरीदा है। कितने का माल खरीदा? चलो इसका हिसाब कर लेते हैं। 50,000 रुपए का माल खरीदा। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है? 9% है, तो 50,000 का 9%, 50,000 गुणित 9/100, 500 गुणित 9, नफा 4500 रुपया। ये क्या हो गया? सीजीएसटी। 4500 रुपये क्या हो गया? एसजीएसटी। कितने का माल खरीदा आपने? 50,000 रुपये का, जिस पर 4500 रुपये सीजीएसटी, 4500 रुपये एसजीएसटी, टोटल हो गया 59,000 रुपये आपने माल खरीदा है। मतलब राजेश को आपको 59,000 रुपये का भुगतान करना है। समरी आ जाएगी गुड्स परचेस्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले जो सवाल है वो हमने किए हैं। 3 सवाल किए हैं। इन तीनों सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बकायदा आप बहुत बढ़िया तरीके से हल कर सकते। चलिए अब हम कुछ अलग सवाल देखते हैं। अलग सवाल का मतलब ये है कि अब मैं आपको अलग अलग प्रकार की जो एंट्रियां हैं वो आपको बताने वाला हूं। मतलब मन से ही हम खुद भाई, अब जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आप मन से भी बहुत कुछ चीज़ें हैं मन से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए मतलब एक बेसिक जो जर्नल एंट्रियां हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको मैं बकायदा उसका जर्नल एंट्रीज डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कि हम चलो नाम ही ले लेते हैं, है ना, किसी का भी हम नाम लेते हैं। एक्स ने 50,000 रुपये नगद, ठीक है, 20,000 रुपये माल, फिर 30,000 रुपये मशीन और 50,000 रुपये के लोन से, बैंक से लोन से, है ना। उसने क्या किया? व्यापार प्रारंभ किया। देखो व्यापार को प्रारंभ करने के कितने तरीके हो गए भाई। व्यापार प्रारंभ करने के लिए वो क्या क्या ला सकता है? तो एक तो उसके पास कैश पैसा होगा तो नगद पैसा लाएगा, उसके पास माल होगा तो माल लेकर आएगा, उसके पास मशीन मतलब संपत्ति होगी तो संपत्ति लेकर आएगा, और यदि पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा? वो बैंक से लोन भी लेगा। और ये चारों एक साथ भी ला सकता है भाई। उसको पैसा लग रहा है, ये टोटल कितना पैसा हो गया? 50 और 50, 100 और 150, मतलब 1,50,000। मतलब उसको व्यापार को शुरू करने के लिए 1,50,000 रुपये लग रहा है। तो उसके पास उसने बोला कि भाई 50,000 रुपये मेरे पास नगद है, मेरे पास 20,000 का माल है, मेरे पास एक मशीन है 30,000 की, और 50,000 रुपये कम पड़ रहा है तो मैंने क्या कर लिया है? बैंक से लोन ले लिया है। और इन सभी को मिला के मैं क्या कर रहा हूँ? व्यापार को शुरू कर रहा हूँ। अब ऐसी कंडीशन में आप किस प्रकार जर्नल एंट्री करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में ये सब जोड़ेंगे तो ये 1,50,000 रुपये है। ये क्या है? ये है कैपिटल। ये क्या है? कैपिटल है। ये मतलब ये सब मिला के व्यापार को प्रारंभ करने के लिए वो सब कर रहा है, तो ये सब क्या कहलाता है? पूंजी कहलाती है। अब ये सभी चीजें व्यापार में क्या हो रहा है? आ रही है, ये सब आ रहा है ना, पूंजी के रूप में आ रहा है। अब यहां पर देखिए नगद मतलब रोकड़ आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ मतलब कैश व्यापार में आ रहा है,
हम रूल्स के अनुसार भी चलेंगे। अब ये जो नगद है ये क्या है, कौन सा खाता है, रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। और वास्तविक खाते का नियम क्या है, वस्तु आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर नगद पैसा व्यापार में आ रहा है, इसलिए रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम जो पहली एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। व्यापार में कितना पैसा आया, 50,000। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो माल आ रहा है। माल भी क्या है, ये रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। वस्तु आते हैं तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल आ रहा है कि जा रहा है, देखो व्यापार में 20,000 का माल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। भाई शुरुआत में तो माल स्टॉक के रूप में आएगा, आपने कोई खरीदा नहीं है वो, है ना। तो ये 20,000 रुपए का माल आया, जब खरीदा जाता है तब परचेस लिखा जाता है, यहाँ पर ये स्टॉक है तो 20,000 रुपए का स्टॉक आ गया। फिर 30,000 रुपए की मशीन भी लेकर आ रहा है, मशीन भी क्या हो गई, रियल अकाउंट हो गई। तो ये जब वस्तु आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। तो मशीन आ रही है, इसका मतलब ये मशीन संपत्ति है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, मशीन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की मशीन है भैया, 30,000 रुपए की मशीन है। फिर चौथे नंबर पर क्या है, लोन अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है लोन लिया जा रहा है, अब यहाँ पर क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। भाई क्यों, भाई जैसे आपने बैंक से लोन लिया, कितने का लोन लिया, 50,000 का लोन लिया। तो चलिए एक हम खुद ही हम गए बैंक में, हम व्यापारी हैं, हम बैंक में गए, बैंक में अप्लाई किया कि भैया मुझे 50,000 का लोन चाहिए, तो बैंक ने मुझे लोन दे दिया। अभी ऊपर की 3 एंट्रियों को भूल जाओ, और हमने बोला कि भैया मुझे व्यापार शुरू करने के लिए 50,000 रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक ने मुझे 50,000 का लोन दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या, सीधी सीधी यदि आप देखोगे, स्थूल दृष्टि से देखोगे, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ लोन अकाउंट डेबिट और सबको जोड़ के क्या कर दोगे, कैपिटल कर दोगे। लेकिन वास्तव में ये 1,50,000 रुपए पूरी कैपिटल नहीं है। कैपिटल उसी को माना जाएगा जो आपके पास का होगा। पूंजी हम बोलते हैं ना, ये मेरी पूंजी है, मतलब अर्जित की हुई है, कमाई हुई है। यदि आप किसी से उधार लेकर के कर रहे हो, वो आपकी पूंजी नहीं है, वो आपका उधार लिया हुआ पैसा है, वो भी दायित्व है। वे पूंजी को हम दायित्व मान रहे हैं। आपने जो अर्जित किया हुआ पैसा व्यापार में लगा रहे हो, व्यापार के लिए वो दायित्व हो गया। लेकिन अब व्यापार शुरू करने के लिए यदि लोन ले रहे हो, तो लोन भी तो दायित्व हो गया, तो डबल डबल दायित्व हो जाएगा। तो लोन लिया वो भी दायित्व, और उसको आप यदि पूंजी में जोड़ दोगे तो वो पूंजी भी दायित्व हो जाएगी, डबल दायित्व बन जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कैश है, भाई आपको लोन के रूप में क्या मिला, 50,000 रुपए कैश मिला, बैंक ने आपको कैश दिया, मतलब व्यापार में 50,000 रुपए आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो कैश है वो कितना हो गया, यहाँ पर कैश आपका हो गया 1,00,000 रुपए हो गया। मतलब यहाँ पर आपके पास कैश तो था, कैश प्लस लोन, 50,000 का नगद पैसा था और 50,000 रुपए आपने लोन लिया, और इस प्रकार से आपके पास कितना पैसा आ गया, 1,00,000 रुपए नगद पैसा है। अब यहाँ पर कैपिटल कितनी है, जो आप खुद के पास से लेकर आए वो होगी कैपिटल, जो आपने बैंक से लोन लिया वो कहलाएगा बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट मतलब बैंक ऋण खाते से। अब आपके पास कितना था, 50, और ये देखो 50, 20, 70 और 30, 1,00,000 रुपए, मतलब 1,00,000 रुपए आपकी हो गई कैपिटल, और 50,000 रुपए का हो गया लोन। ये हो गया आपका 1,50,000 इधर भी, 1,50,000 इधर भी। और यहां लिख दोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब कई लोगों को लगता होगा कि सर और डिटेल में लिखो, अरे लिखो नहीं, तुम पूरा पेज लिख दो। समरी का मतलब होता है बहुत शॉर्ट में का निचोड़। भाई व्यापार प्रारंभ किया गया कैसे, तो जो समझदार है उसके लिए इशारा ही काफी। व्यापार कैसे शुरू किया, नगद से शुरू किया, माल से शुरू किया, मशीन से शुरू किया, बस वो यही समझ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो इस प्रकार से व्यापार को 4 प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है। आपके पास नगद है, माल है, मशीन है, बैंक से लोन है। लेकिन जो आपके खुद के पास का लगा रहे हो वो पूंजी कहलाती है, और यदि किसी से उधार लेकर के कर रहे हो वो पूंजी नहीं होगी, वो अलग होगा, वो कहलाएगा, वो दायित्व है, वो दायित्व के रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में बैठ रहे हैं, इनकी पंगत की जो लाइनें अलग है,
और ये पंगत की लाइन अलग है, मतलब खाने वालों में अलग अलग जो लाइन। तो ये जो कैश वाली जो लाइन है, यहाँ पर नगद पैसा आया। अब यदि आप इसको, ये जो लोन को यदि कैपिटल में जोड़ देते तो फिर बैंक का जो ऋण है वो कहाँ हिसाब किताब रहता। तो बैंक का जो लोन है उसको भी तो किताबों में दिखाना पड़ेगा, और इसलिए ये भी दायित्व कहलाएगा। तो ये कैपिटल और बैंक ऋण, ये दोनों हमने समीकरण पढ़ा है। तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज क्यों लिखा है, ये जो बैंक लोन है लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा, और कैपिटल में जो आप खुद का पैसा यदि लगा रहे हो वो कैपिटल कहलाती है। क्लियर। तो ये इस प्रकार से हम पहली जो जनरल प्रविष्टि है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये आपको व्यापार प्रारंभ करने वाली जो पहली स्टेप है वो आपको समझ में आ गई होगी। और उसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि यदि हम लोन ले रहे हैं तो लोन लेते समय आपको इस प्रकार की एंट्री करना पड़ेगी। नहीं तो बच्चा क्या करता है कि लोन लेकर के व्यापार शुरू किया तो सीधा सीधा लिख देता है कि या तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या फिर बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसा कर देता है। तो वहां पर वो रूल लागू नहीं होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, या बैंक से नहीं तो किसी व्यक्ति से उधार लिया तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, मतलब ऋण खाता खुलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली। चलिए अब हम दूसरे नंबर की स्टेप पर चलते हैं। अब व्यापारी, मान लो आप खुद है व्यापारी है, आपने नगद से, माल से, मशीन से, बैंक से लोन लेकर के व्यापार शुरू कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहले क्या करोगे, अब आप बैंक में एक खाता खुलवाओगे। तो आपके पास कितना पैसा है, 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो आपने बैंक में क्या किया, एक अकाउंट खुलवाया। बैंक में अकाउंट खुलवाया तो बैंक में है ना 2 प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। हम जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जो सेविंग करते हैं अपनी इनकम में से जो पैसा बचाते हैं, तो उनके लिए सेविंग अकाउंट खुलता है। तो हम हमारी कुछ बचत 50, 100, 500, 1000 रुपये जो भी महीने में बचता है, व्यक्ति के पास जो पैसा आता है वो हम हमारे बैंक अकाउंट में जमा करते चले जाते हैं। वो नॉर्मल अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। जनरली 90% लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन जो व्यापारी होता है, व्यापारी का जो अकाउंट अपने व्यापार के नाम का जो खुलता है वो होता है करेंट अकाउंट। जैसे आप जब एटीएम में पैसा निकालने गए हो तो वहां पर ऑप्शन आता है सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है ना। तो व्यापारी के लिए वो करेंट अकाउंट होता है। तो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में अंतर क्या होता है, तो सेविंग अकाउंट में हम हमारी बचत जमा करते जाते हैं और उसमें से हम ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकते। मतलब कि यदि मान लो आपके अकाउंट में 1000 रुपये है और आप एटीएम गए और आप यदि वहाँ 1500 रुपये डालोगे तो 1500 रुपये नहीं निकलेगा, वो इनसफिशियंट बैलेंस बोल देगा कि भाई आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है ना। अब व्यापारी जो चालू खाता है, चालू खाता क्या होता है, उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा रहती है कि व्यापारी के अकाउंट में पैसा नहीं होगा फिर भी बैंक उसकी एक लिमिट बना देती है, उसकी असेट्स को देख करके, उसकी लाइबिलिटीज को देख करके और उसके स्टेटस को देख करके कि भैया आप व्यापारी हो, आप बैंक से लेन देन करोगे, इसलिए चलो आपकी हमने 5 लाख रुपए की लिमिट बना दी। मतलब आप 5 लाख रुपए तक आपके बैंक में पैसा नहीं होगा फिर भी आप 5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो, मतलब आप बैंक से उधार ले सकते हो। तो इसको वो बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब वो चालू खाते से निकाल सकता है। तो इसलिए व्यापारियों का जो खाता होता है वो करेंट अकाउंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अकाउंट खुलवाने गया बैंक में, तो शुरुआत में तो भाई पैसा देना पड़ेगा बैंक को। तो उसने मान लो 10,000 रुपये से बैंक खाता खुलवाया, 10,000 या 20,000 जो भी होगा। तो भाई बैंक में खाता खुलवाने के लिए 20,000 रुपये जमा करना पड़ा। तो बैंक में जो खाता खुला, वो बैंक में जो पैसा है वो भी तो हमारा ही पैसा है। लेकिन 2 प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक में खाता खुला तो एक बैंक अकाउंट हो गया, और एक हमारे पास कैश है इसलिए दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट हो गया। अब कैश तो आपके पास नगद पैसा है और बैंक में जो पैसा है वो बैंक का पैसा है। तो जो बैंक में जमा किया मतलब ये बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट, और आपके पास है नगद जाएगा तो क्रेडिट। सीधी सी बात है, आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। तो अब यहाँ पर 2 अलग अलग खाते हो गए। अब आपको 2 नजरों से देखना है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो बैंक खाता डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक खाता क्रेडिट, और नगद पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और नगद पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर आप बैंक में खाता खुलवा रहे हो मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
और आपके पास से नगद पैसा जा रहा है, 20,000 रुपए से आपने खाता खुलाया, तो आपकी जेब में जो 20,000 था उसने आपने जमा कर दिया बैंक में। तो बैंक में पैसा 20,000 आया और आपके पास से 20,000 रुपए नगद पैसा गया, इसलिए ये आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट हो गया। ये आया कहां पर, बैंक में, और ये गया कहां से, आपके पास से नगद चला गया। बात वही की वही है, इधर जेब में से निकाल के बैंक में जमा कर दिया, है आपके पास ही पैसा है, ठीक है। तो ये हो गया, आपकी एंट्री हो गई कि आपने बैंक में क्या किया, कैश डिपॉजिट इन बैंक, आपने बैंक में नगद पैसा जमा किया। चाहे आप खाता खुलवाओ या बैंक में नगद पैसा जमा कराओ, उस समय ये एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मान लो आपने 20,000 से खुलवा लिया, फिर आप तीसरे दिन, ये तो दूसरी एंट्री हो गई, फिर क्या हुआ, आपने व्यापार शुरू किया, तो आपको कुछ सामान की जरूरत थी, आपने फर्नीचर खरीदा, चलो अपने व्यापार के लिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो आपने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, कुर्सी टेबल खरीद लिया। अब कुर्सी टेबल तो खरीद लिया, तो कुर्सी टेबल क्या हो गई, मतलब वो हो गया फर्नीचर, वो क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। और फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर होता है असेट्स, संपत्ति। और संपत्ति खाते जितने भी होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, वास्तविक खाते होते हैं। और वस्तु आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, इसका मतलब संपत्ति खाता है तो संपत्ति के नाम से खाता खुलेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर खरीदा, चलो 10,000 हम मान लेते कि 10,000 का आपने फर्नीचर खरीदा, टेबल भी आ गई, कुर्सी भी आ गई 10,000 की। अब आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, अब आपने फर्नीचर खरीदा, तो ये 3 प्रकार से खरीदा जा सकता है। कैसे 3 प्रकार से खरीदा जा सकता है, आप ये जो 10,000 है, इस 10,000 का पेमेंट आप 3 प्रकार से कर सकते हो। नंबर 1, या तो आप नगद दे सकते हो, आपने कैश 10,000 रुपया दे दिया, आप उसको चेक दे सकते हो, आपने उसको क्या दे दिया, नगद नहीं दिया और चेक दे दिया। मतलब या तो आप नगद पेमेंट करोगे या आप चेक पेमेंट करोगे, मतलब बैंक के माध्यम से करोगे, क्योंकि बैंक में भी पैसा है, आपके पास नगद होगा तो नगद दे दोगे, नगद नहीं है तो आप चेक दे दोगे, बैंक से ले लेना। या तीसरा, आपके पास नगद भी नहीं है, बैंक में भी नहीं है, तो तीसरा आप क्या करोगे, ये आप करोगे उधार, क्रेडिट, उधार। उधार खरीद लिए, भैया आज पैसा नहीं है, उधार देना हो तो दे दे, 8 दिन बाद पैसे दूंगा, तो आपने उधार खरीद लिए। तो आपने फर्नीचर खरीदा, उसको भुगतान करने का तरीका कितना हो गया, 3 तरीका हो गया। यदि आपने नगद भुगतान किया तो क्या लिखोगे, पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। आपके पास से नगद जा रहा है तो आपने 10,000 रुपये क्या कर दिया, नगद पैसा भुगतान किया। अब मान लो आपके पास नगद पैसा नहीं है, आप भुगतान कैसे कर रहे हो, चेक से, तो आपका पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा चला गया। अब आपके पास पैसा भी नहीं है, बैंक में भी नहीं है, नगद भी नहीं है, आपने उधार खरीदा, तो किससे खरीदा, तो मान लो अग्रवाल फर्नीचर से खरीदा, टू अग्रवाल ब्रदर्स, फर्मा का नाम है, ठीक है। तो अग्रवाल ब्रदर्स से आपने खरीदा, टू अग्रवाल ब्रदर्स। भाई जब उधार खरीदा जाएगा तो सामने वाले का नाम लिखा जाएगा ना, किससे खरीदा है, तो कोई भी फर्म होगी उस फर्म का नाम लिखना है, तो अग्रवाल ब्रदर्स, मतलब अग्रवाल जो एजेंसी होगी, जो भी फर्म होगी, उस फर्म से आपने फर्नीचर खरीदा, उधार खरीदा गया है। मतलब ये 3 प्रकार से, भाई संपत्ति आती है तो डेबिट होगी, लेकिन भुगतान करने का तरीका 3 होगा। नगद भुगतान करोगे तो टू कैश, बैंक से भुगतान करोगे तो टू बैंक, और उधार खरीदोगे तो अग्रवाल ब्रदर्स। अब यहाँ पर और एक चौथा तरीका हो सकता है कि आप आधा नगद और आधा उधार खरीद रहे हो। मतलब यहाँ पर आपने 10,000 में से आपने बोला कि भैया एक काम करो, आप तो है ना 5,000 रुपये मेरे से, आप 5,000 उधार ले लो, मतलब उधार में, और 5,000 है ना आप कैश ले लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5,000 रुपये का कैश गया और 5,000 रुपये उधार। तो उधार के लिए अग्रवाल ब्रदर्स का नाम 5,000 से लिख दिया और आपने नगद 5,000 रुपये पेमेंट किया, तो टू कैश अकाउंट। और भी हो सकता है, आधा नगद आधा उधार, या फिर आप उधार, वो नहीं बोल गया कि नहीं मैं तो उधार ही नहीं करूंगा,
मुझे तो किसी प्रकार से पेमेंट चाहिए, तो आप बोलो कि भैया एक काम कर, तू 5,000 का चेक ले ले और 5,000 रुपये नगद ले ले। 5,000 नगद दे दिया और 5,000 का चेक दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, दो प्रकार से, कि बैंक चेक दे दिया 5,000 का और 5,000 का नगद दे दिया। मतलब भुगतान करने के इतने तरीके होते हैं। जब भी माल खरीदा जाएगा तो ये तो क्या होगी, संपत्ति खरीदी जा रही है ना। बस यही फॉर्मूला किस में लागू होता है, आप संपत्ति खरीदो चाहे इसमें क्या हो जाएगा, परचेस माल, बस उसमें भी यही फार्मूला लागू होगा। अब माल खरीदो चाहे संपत्ति खरीदो, पेमेंट इन तीन तरीकों से होगा, या तो नगद या बैंक से या फिर उधार। नगद होगा तो टू कैश अकाउंट, बैंक से होगा तो टू बैंक अकाउंट, किसी उधार खरीदोगे तो उस फर्म का नाम लिखा जाएगा। आधा नगद आधा उधार होगा तो टू कैश अकाउंट और टू उस फर्म का नाम होगा। ये हो गया खरीदने का तरीका। जब भी माल खरीदा जाएगा तो इतने प्रकार से उसका भुगतान होगा, या फिर उधार होगा या बैंक से होगा। ठीक है, अब इसी में एक और बात हम जोड़ देते हैं, डिस्काउंट वाली बात जोड़ेंगे। ठीक है, इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं, कौन सी, डिस्काउंट वाली। कि मान लो आप फर्नीचर तो खरीदने गए, 10,000 का आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, या 10,000 का आपने माल खरीदा, तो हर एक व्यक्ति बार्गेनिंग करता है, मतलब हम मोल भाव करते हैं, भैया यार डिस्काउंट चाहिए हमें, तो बिना डिस्काउंट के हम नहीं लेंगे, वो दुकानदार तो हमें इतना % डिस्काउंट दे रहा है, तो आपने बोला कि डिस्काउंट चाहिए, तो सामने वाला फिर क्या करता है, आपको डिस्काउंट दे देता है। तो फिर यहाँ पर आप कौन सी बात आ गई, डिस्काउंट वाली बात आ गई। अब ये डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है व्यापारिक छूट और दूसरी होती है नगद छूट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, ये होती है उसकी जो बुक वैल्यू उसके ऊपर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, बुक वैल्यू, मतलब प्रिंट वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, या फिर उसको हम बोलेंगे प्रिंट वैल्यू। मतलब पुस्तक के ऊपर जो प्रिंट रहता है कि भाई 200 रुपए की है, कि 250 रुपए की है, कि 400 रुपए है, कि 1,000 रुपए की है, वो कहलाती है बुक वैल्यू या प्रिंट वैल्यू। ये ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर दिया जाता है, और ये हमेशा वसूली के समय दिया जाता है, जब आप पेमेंट कर रहे हो। ये कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, पेमेंट के समय दिया जाता है, जब नगद भुगतान किया जा रहा है उस समय दिया जाता है। ठीक है, तो आपने फर्नीचर खरीदा, 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो आप बोले भैया डिस्काउंट दो, तो उसने बोला चलो ठीक है मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ये 10,000 गुणित 10% डिस्काउंट हो गया, मतलब ये आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो 10,000 माइनस 1,000। अब वास्तव में आपने कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा, 9,000 का फर्नीचर खरीदा। हाँ 10,000 का, आपने डिस्काउंट मांगा, उसने आपको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, और कितने का खरीदा, 9,000 का। तो क्या ये 1,000 की, ये यहाँ पर आप 10,000 लिखोगे कि 9,000 लिखोगे, भाई आप पुस्तक लेने गए, आपके पापा ने आपको 500 रुपये दिए, 500 रुपये की पुस्तक है, दुकान पर गए, आपने बोला भैया डिस्काउंट दो, उसने 500 की पुस्तक पे 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 500 का 20% कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। ठीक है, मतलब 400 की आई। तो अब आप घर जाओगे, पापा को बोलोगे, पापा बोले कितने की पुस्तक आई, बोले 500 रुपये की पुस्तक आई। तो वो बोलेंगे बिल बताओ। अब जो दुकानदार है वो बिल आपको कौन सा देगा, बिल आपको 500 का नहीं देगा, 400 का ही देगा वो। ठीक है, आपने बिल नहीं लिया तो आप पापा को बेवकूफ बना सकते हो कि 500 की बुक आई, क्योंकि देखो इसके ऊपर 500 रुपये लिखा है, 500 की बुक आई है। लेकिन आपके पापा आपसे ज्यादा स्मार्ट होंगे तो वो बोलेंगे ला बिल बता, क्योंकि वो तो डिस्काउंट देता है। तो यदि बिल उस दुकानदार देगा तो दुकानदार आपको 500 का बिल नहीं देगा, दुकानदार तो आपको 400 का ही बिल देगा, क्योंकि उसने कितने का माल बेचा, रियल में उसने आपको 400 का ही माल बेचा है, 500 का नहीं बेचा है। तो व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक छूट जो दी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसका पुस्तकों में लेखा नहीं होता, उसको पुस्तकों में दर्शाया नहीं जाता है, क्योंकि वो तो बेचते समय ही दी जा रही है, वो डिस्काउंट बेचते समय दिया जा रहा है। तो उसने, व्यापारी ने भी कितने का माल बेचा, रियल में जो बेचा है वो लिखेगा। आपने कितने का खरीदा, आपने रियल में जितने का खरीदा, तो आपने कितने का खरीदा है माल, आपने 9,000 का माल खरीदा है, तो आप 9,000 रुपये ही लिखेंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा, 9,000 का, या फिर कितने का माल खरीदा, 9,000 का। अब आपने मान लो नगद खरीदा, ठीक है, वो बोल रहा है कि चलो मैं 10% तो आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, किस पर, खरीदने पर, मतलब ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, और यदि आप नगद में खरीदते हो तो मैं 10% और डिस्काउंट दूंगा।
ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। यदि आप नगद खरीद रहे हो तो मैं 10% और डिस्काउंट दूंगा, तो फिर व्यक्ति सोचता है ना कि यार नगद ही खरीद लेना चाहिए। अब 9,000 है, अब 9,000 रुपये आप कैश पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, चलो आप यदि आप मुझे नगद 9,000 रुपये देते हो तो मैं 10% और डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब ये डिस्काउंट आपके लिए क्या है, ये डिस्काउंट आपके लिए आय हो गई। 9,000 की जगह आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, 900, और 8,100 रुपये ही आपको देना पड़ा। तो रोकड़ जा रही है 8,100, और आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब ये इनकम है, आपकी बचत हो गई, 900 रुपए की बचत हो गई, मतलब ये आय हो गई। हमने पढ़ा ना जो रूल्स है कि व्यय और हानियों को डेबिट और आय और लाभ को क्रेडिट, तो ये आय और लाभ है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 900 का डिस्काउंट मिल गया। मतलब कैश, वास्तव में आपको कैश पेमेंट करना था 9,000, उस पर 900 का डिस्काउंट मिल गया 10%, तो 900 रुपए ये डिस्काउंट। तो नगद छूट जो होती है कैश डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में करना पड़ता है, क्योंकि आपने पुस्तक तो खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, 9,000 का माल 9,000 का खरीदा, लेकिन पेमेंट करते समय उसने सामने वाले ने 8,100 लिया, तो क्या 900 रुपए का आप चाय नाश्ता कर जाओगे? नहीं। यहाँ 9,000 लिखा है, यहाँ 8,100 लिखा है, तो ये दोनों में मेल होना चाहिए। 900 रुपए कहाँ गया, और उस 900 रुपए को दर्शाना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट उसने दिया सामने वाले ने, ये आपकी व्यापार की आय हुई है। तो हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश के साथ, हमेशा कैश के साथ लिखा जाएगा। यदि आप कैश भुगतान कर रहे हो तो क्रेडिट में आएगा, यदि आप कैश ले रहे हो तो डेबिट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फर्नीचर खरीदा 9,000 का, और आपने डिस्काउंट भी मिल गया, तो ये डिस्काउंट वाली एंट्री हो गई। अब उधार, भाई उधार खरीदते समय तो देगा नहीं पेमेंट, मतलब ये जो डिस्काउंट, मान लो आप ये, हमेशा कैश डिस्काउंट जो है वो आपको कब मिलेगा, नगद छूट कब मिलेगी, नगद भुगतान करते समय। भाई आज आपने फर्नीचर खरीदा 9,000 का, ठीक है, किससे खरीदा, किसी से भी खरीद लिया है ना, तो मैंने जैसे लिखा था मैं टू अग्रवाल ब्रदर्स, तो अभी आपने खरीदा 9,000 का, और बोला 8 दिन में पेमेंट कर दूंगा। अब उसने, अग्रवाल ब्रदर्स ने क्या बोला कि भैया तुम यदि 2 दिन के अंदर यदि पेमेंट कर दे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। तो जब अगले दिन आप जब पेमेंट करने जाओगे, मान लो आपके पास अगले दिन ही पैसा आ गया, जब आप उसको पेमेंट करने जा रहे हो तो यहाँ पर आएगा अग्रवाल ब्रदर्स, उनको कितना पेमेंट देना है, 9,000, तो 9,000 तो अग्रवाल ब्रदर्स डेबिट हो गया, और टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, बात तो वही आएगी। ये 8,100 और 900, ये उसके अगले दिन की एंट्री होगी। उसी दिन यदि आप पेमेंट कर रहे हो तो भी डिस्काउंट देगा, तो ऐसी एंट्री होगी, और यदि दूसरे दिन देने जाओगे तो आप पास से नगद इतना गया और डिस्काउंट इतना मिल गया। ठीक है, तो ये हमने तीनों प्रकार से देख लिया कि चाहे आप माल खरीदो या संपत्ति खरीदो या उसका भुगतान कैसे करना है, आपको डिस्काउंट कैसे एंट्री होती है। तो व्यापारिक बट्टे की छूट, व्यापारिक जो उसका जो लेखा है वो व्यापारिक डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में नहीं होता, नगद लेखा होता है। जैसे एक और चलो एक और मैं बताता हूँ आपको, माल वाली बता देता हूँ। आपने ए से 10,000 का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टे पर, आधा नगद व आधा उधार खरीदा, और नगद का भुगतान चेक से किया। समझ में आ रहा है? आपने ए से 10,000 रुपए का माल खरीदा, 10% व्यापारिक बट्टा, 10% नगद बट्टा, आधा नगद आधा उधार, और वो जो नगद है उस नगद का भुगतान आप कैसे कर रहे हो, चेक से कर रहे हो। केमिकल लोचा बन गया। चलिए देख लेते हैं उसको कैसे करना है, इसको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो क्या आएगा,
माल आएगा, परचेस अकाउंट। भाई आप नगद खरीदो, उधार खरीदो, दुनिया भर का किसी भी प्रकार का माल खरीदो, परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो कितने का माल खरीदा? 10,000 का खरीदा। 10,000 में से सबसे पहले तो व्यापारिक बट्टा सीधा सीधा पहले माइनस कर दो। तो 10,000 में से हमने 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मतलब 1,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब वास्तव में अब आप भूल जाओ कि आपने 10,000 का माल खरीदा। आपने कितने का माल खरीदा? 9,000 का खरीदा। अब खेल शुरू हो रहा है यहां से। आपने कितने का माल खरीदा? 9,000 का खरीदा, 10,000 का नहीं खरीदा, क्योंकि आपने उसने आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। मतलब आपने वास्तव में रियल में कितने का माल खरीदा? 9,000 का। अब 9,000 का हिसाब किताब करना है। अब यहां पर आएगा टू, 9,000 में से 50% कैश है, मतलब नगद है, और 50% कैसा है? क्रेडिट है, मतलब उधार है। ठीक है। अब यहाँ पर 9,000 में से उधार जो है उसको हम पहले तो लिख देते हैं। आपने किससे खरीदा? ए से, 2A। तो 9,000 में से 4,500 रुपए का माल आपने उधार खरीदा है। तो उधार के लिए उसका नाम लिखा जाएगा जिससे आपने खरीदा है, क्योंकि उसको बाद में फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो 9,000 का जो नगद 9,000 का जो माल खरीदा है उसमें से सबसे पहले तो आप उधार वाला लिख दो कि कितना? आधा उधार है। तो किससे खरीदा है? 2A, 4,500 का। अब बचा कितना? आधा नगद है, 4,500 रुपए का उधार नगद खरीदा गया है। अब 4,500 का जो नगद खरीदा है तो उसका पेमेंट कैसे कर रहे हो आप? बैंक से कर रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट, और साथ में आप उस पर डिस्काउंट भी ले रहे हो, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है। अब ये 4,500 रुपए पर 10% आपको क्या दे रहा है? वो डिस्काउंट भी दे रहा है, नगद छूट दे रहा है। तो 4,500 जो नगद भुगतान करोगे उस पर 10% डिस्काउंट देगा, मतलब 450 रुपए उसने आपको डिस्काउंट दिया। तो 4,500 में से 450 रुपए और माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 4,050 रुपए। ये आपने उसको चेक दिया 4,050 का, और उसने आपको 450 का डिस्काउंट दे दिया। ये टोटल हो गया 9,000। ये हो गई आपकी एंट्री। ऐसी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि माल खरीदा, उस पर इतना व्यापारिक बट्टा, उस पर इतना नगद बट्टा, उसमें आधा आपने नगद खरीदा, आधा उधार खरीदा, नगद भी खरीदा, उसका पेमेंट आपने चेक से किया। तो आपने सबसे पहले तो हमें क्या करना है? आपने 10,000 का माल खरीदा। आप देखो व्यापारिक बट्टा कितना है? व्यापारिक बट्टा 10% है, तो सीधा सीधा व्यापारिक बट्टा हमने 1,000 माइनस कर दिया, मतलब रियल। अब जो दौड़ शुरू हो रही है कहां से? 9,000 से। आपने माल खरीदा कितने का? 9,000 का खरीदा। बस अब यहां से शुरू करना है आपको। हिसाब किताब कितने का देना है? 9,000 का। अब देखो उधार कितना है? उधार में सामने वाले का नाम लिख दो कि ए से खरीदा 4,500 का, उसको भूल जाओ, उसकी स्लाइड आगे बढ़ा दो। ए से खरीदा 4,500, हट गया, बचा 4,500। 4,500 का पेमेंट कैसे किया जा रहा है? चेक से किया जा रहा है, तो टू बैंक। डिस्काउंट मिल रहा है तो टू डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 450। 4,500 में से 450 माइनस कर दो, 4,050 चेक दिया आपने, हिसाब किताब बराबर। ठीक है। तो ये हो गई हमारी खरीदने वाली एंट्री। ये हम उसको समझते जा रहे हैं। ठीक है। अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे, ये तो आपको खरीदने का तरीका मैंने बता दिया कि इतने प्रकार से, चाहे संपत्ति खरीदो चाहे माल खरीदो, उसका भुगतान इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से खरीदा जाता है, इस प्रकार से भुगतान होता है। मैंने सभी तरीका आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं कौन सी? बेचने वाली एंट्री पर चलते हैं। ठीक है। तो आपने मान लो बेचा, हट गया, मतलब वन शॉट, एक ही शॉट में आप सारी एंट्रियां समझ जाओगे। भाई आप एक व्यापारी हो, आपने व्यापार शुरू किया, कितने प्रकार से शुरू किया, फिर बैंक में अकाउंट खुलवाया, कौन सा खाता खुलवाया, है ना। उसके बाद में आप माल खरीद रहे हो, तो किस प्रकार से खरीदा जाएगा? माल खरीदा जाएगा कि संपत्ति खरीदी जाएगी, उधार खरीदोगे, नगद खरीदोगे, व्यापारिक बट्टा है कि नगद बट्टा है, ये सब हम अभी यहाँ तक आ गए। अब आपने बैंक में खाता भी खुला लिया, माल भी खरीद लिया। अब आप क्या कर रहे हो? माल को बेच रहे हो। मतलब आप, भाई व्यापार का मतलब ही होता है खरीदना और बेचना। आपने माल खरीदा है तो बेचोगे भी, तो अब आप माल क्या करोगे? बेचोगे। तो बेचने जब जाओगे तो क्या होगा?
ठीक है, बेचना भी कैसा होगा, उधार भी हो सकता है, नगद भी हो सकता है। व्यापारिक बट्टा भी दोगे, नगद बट्टा भी दोगे। भुगतान, आप जो भुगतान लोगे तो आपको वो चेक भी दे सकता है, नगद भी दे सकता है, उधार भी दे सकता है। जैसे खरीदने में कंडीशन लागू होती है वैसे बेचने में भी कंडीशन लागू होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपने क्या किया, बी को 20,000 रुपए का माल बेचा। चलिए हम बड़ी रकम ले लेते हैं, 1 लाख रुपए ले लेते। बी को 1 लाख रुपए का माल बेचा। नंबर 1, 10%, 10% व्यापारिक छूट, 10% नगद छूट। फिर कैसा बेचा है, आधा नगद और आधा उधार। भाई आधा नगद हो गया तो सिंपल सी बात है, आधा उधार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूं कि भाई यदि आधा नगद हो गया इसका मतलब दूसरा पक्ष तो है ही, आधा उधार ही होगा, लेकिन लिख दिया मैंने। फिर जो नगद है, नगद का भुगतान कैसे किया, जो नगद माल बेचा है नगद का भुगतान चेक से किया, सामने वाले ने आपको नगद का भुगतान चेक से किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो आपने किसको माल बेचा है, बी को माल बेचा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आएगा यहाँ पर, यहाँ मैं कर देता हूँ है दूसरी एंट्री। तो बी, बी कौन हो गया, पाने वाला हो गया। ये व्यक्तिगत खाता, बी मतलब एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाते में पाने वाला डेबिट। तो बी को हमने उधार जो बेचा है ना, तो जो उधार बेचा है कितने का, सबसे पहले तो आपने कितने का माल बेचा, 1 लाख रुपए का माल बेचा। ठीक है, उसमें से आपने डिस्काउंट कितना दिया, 10% डिस्काउंट, उसका माइनस कर दो। व्यापारिक बट्टा, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए सीधा सीधा माइनस करके, रियल में भाई व्यापारिक बट्टे की का लेखा पुस्तकों में नहीं होता, इसका मतलब आपने माल कितने का बेचा, आपने 90,000 रुपए का माल बेचा है, 1 लाख का नहीं बेचा है, 90,000 का माल बेचा है, क्योंकि आपने 10% तो उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं होता, इसका मतलब आपने माल बेचा 90,000 का। किसको बेचा, बी को बेचा। तो आधा नगद और आधा उधार है, तो पहले तो उधार वाला लेखा करेंगे। तो बी को कितने का, 90,000 में से 45,000 रुपए का उधार माल बेचा है। अब बचा 45,000 का खेल है, मतलब 45,000 रुपए का जो उधार माल तो बी के नाम पर चढ़ गया। अब 45,000 रुपए का नगद बेचा है और उसका पेमेंट कैसे कर रहा है, वो बैंक से कर रहा है। तो पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। आ रहा है कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। साथ में आप उसको 10% कैश डिस्काउंट दे रहे हो। 45,000 रुपए पूरा आप कैश नहीं ले रहे हो, बोले 10% डिस्काउंट भी दूंगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ये आपके लिए व्यय हो गया। आपको मिलने वाला था 45,000, लेकिन आप उसको 10% डिस्काउंट दोगे तो 4,500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। इसका मतलब 40,500 रुपए आपको कैश मिला। 40,500 कैश मतलब बैंक में चेक मिला, और 4,500 रुपए का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब ये व्यय हो गया। व्यय और हानियां क्या होती है, डेबिट। बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट, और यहाँ पर व्यक्ति है पाने वाला है इसलिए डेबिट। तो बी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट हो गया 90,000। हो गया, कितने का माल बेचा, 90,000 रुपए का माल बेचा। हो गया 90,000 का हिसाब, 90,000 का हिसाब हो गया। आधा उधार आधा नगद, नगद में से चेक से मिला और डिस्काउंट भी दे दिया। ये हो गया खरीदना और बेचना, दोनों प्रकार से। ठीक है, तो ये हमने अभी व्यापार को प्रारंभ करने वाली, कि बैंक में खाता खोलने वाली, माल खरीदने वाली, माल बेचने वाली, ये एंट्रियां देख ली। अब होती है, आपने मान लो बैंक में पैसा जमा किया और बैंक से पैसा निकाला, तो प्रविष्टि होती है ना। तो जैसे मान लो आप गए बैंक में, पहले दिन आपने गए, तो बैंक में
जमा, 5,000 जमा किया। फिर दूसरे दिन गए बैंक से 10,000 रुपये निकाले। अब यहाँ पर दो खाते होते हैं, एक होता है बैंक और दूसरा होता है कैश। ठीक है, बैंक भी आपका खाता है और कैश भी आपका ही खाता है। बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, और नगद पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब यहाँ पर आपने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में जमा किया मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, तो पहली वाली एंट्री के लिए क्या आएगा, बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक में पैसा आता है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और आपके पास से नगद पैसा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। दूसरी एंट्री में क्या होगा, आपने बैंक से पैसा निकाला, तो जब आपने नगद पैसा निकाला तो आपके पास रोकड़ आ रही है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। उसकी उल्टी एंट्री, बैंक में जमा करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक से निकालने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होता है। ठीक है, और भी होता है दूसरा तरीका भुगतान प्राप्त करने का या भुगतान करने का। मान लो आपने किसी व्यक्ति को चेक से पेमेंट किया, मान लो आपने ए को 10,000 रुपये का चेक दिया, ए को आपने 10,000 रुपये का चेक दिया। अब यहाँ पर दो खाते कौन से हैं, एक खाता है ए, मतलब ये कौन है, ये व्यक्ति है, और दूसरा खाता कौन सा है, बैंक। ए को आपने चेक दिया, ए पाने वाला हो गया तो क्या आ जाएगा, ए डेबिट, और आपने क्या दिया उसको, चेक दिया, इसका मतलब बैंक से पैसा जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। ए पाने वाला हो गया तो ए डेबिट, क्योंकि ए को चेक दे रहे हो, ए डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा कि बी ने आपको चेक दिया, तो आपके पास चेक मिला, मतलब यहाँ क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। भाई आप माल बेचोगे तो बी आपको चेक देगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, बैंक ने बी ने आपको चेक दिया, तो बैंक में पैसा आ रहा है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और किसने दिया, देने वाला क्रेडिट, व्यक्तिगत खाते में पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, तो बी ने आपको दिया तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाने वाला, ये जो व्यक्ति चेक, जिसको हम चेक दे रहे हैं, तो ए डेबिट टू बैंक, और कोई व्यक्ति हमें पेमेंट चेक से कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। क्लियर, तो यहाँ पर चेक से पैसा लेना और देना, ये उसकी इस प्रकार से एंट्री की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया खरीदना, बेचना, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, किसी को चेक से भुगतान करना, किसी से चेक से पेमेंट प्राप्त करना। अब होता क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ए ने हमें चेक दिया, ए ने 10,000 रुपये का चेक दिया, आज दिया, अब उसको हमने आज के आज ही बैंक में जमा नहीं किया, तो वो तो हमारे पास ही है ना, तो क्या होगा, तो यहां पर आएगा चेक इन हैंड टू ए। आपको ए ने चेक दिया 10,000 का, अब मान लो हमें तारीख लिख देता हूं कि 1 जनवरी 2025, आपको उसने जो चेक दिया है, चलो मैं तारीख फॉर्मेट बदल देता हूं उसका, तो आप कंफ्यूज होगे क्या लिख रही है, 2025 जनवरी 1 को, 1 जनवरी को ए ने आपको चेक दिया, तो और उस दिन आपने उस चेक को 5 तारीख को बैंक में जमा किया। ऐसा तो होता ही नहीं कि आपको चेक मिला और आप उसी दिन बैंक में चले गए। यदि आपको चेक मिला और आपने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, सीधा बैंक में पैसा चला गया, है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि आपको चेक मिला आज 1 तारीख को और आप जमा करने कब जा रहे हो, 5 तारीख को जा रहे हो, तो 5 तारीख को जब जाओगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। 1 तारीख को चेक मिला
तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए से चेक मिला, ए देने वाला है इसलिए पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, इसलिए ए देने वाला इसलिए क्रेडिट हो गया। और चेक अभी आपको मिला है, कहाँ मिला है? चेक इन हैंड, मतलब चेक अभी आपके हाथ में, बैंक में जमा नहीं किया है क्योंकि बैंक में पैसा अभी आप बैंक में जमा करने नहीं गए, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए। अब 5 तारीख को जब आप बैंक में जमा करने जाओगे तो बैंक में चेक जमा हो गया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। और कहाँ से गया? आपके हाथ का जो चेक जमा किया, तो टू चेक इन हैंड। अब कुल मिला के इसकी जो समरी है, इसकी समरी क्या बनेगी? देखो, ये चेक इन हैंड डेबिट हुआ और यहाँ चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, तो ये तो आपस में क्या हो गया? निष्प्रभाव हो गया, इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। यहाँ डेबिट हुआ और यहाँ क्रेडिट हुआ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। भाई सार रूप में क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। इसका निचोड़ तो यही निकला ना। लेकिन वास्तव में व्यापार में क्या होता है कि जो वस्तु स्थिति होती है उसको वो देखते हैं कि भाई आज चेक मिला है और आज ही बैंक में नहीं जमा किया है, तो जिस दिन चेक मिला तो उस दिन उसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए। और फिर जब 4 दिन बाद 8 दिन बाद व्यापारी के पास टाइम नहीं रहता है तो फिर वो बैंक में जमा करने जाएगा, तो उस दिन होगी एंट्री उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो आपस में ये जो है चेक इन हैंड तो अपने आप कट जाएगा और बचेगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। बात वही क्यों है? कहीं उसी दिन जमा हो जाएगा तो ये एंट्री होगी। और मान लो आज लिया और कल जमा करोगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन, 15 दिन, भाई उसकी तो एक लिमिट होती है, 6 महीने की लिमिट होती है कि 4 महीने की लिमिट होती है, आप चेक जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये बैंक वाली जो एंट्रियां होती है ये आपको ये समझना है, ये परीक्षाओं में आता ही है। ये हो गया माल खरीदना, बेचना, संपत्ति खरीदना, माल खरीदना, व्यापार शुरू करना, बैंक की एंट्री, बैंक में पैसा जमा करना, निकालना, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया। अब केवल क्या बचता है? जैसे मान लो आपने जितने भी व्यय होते हैं, है ना, व्यक्तिगत खाता भी हो गया, वास्तविक खाता भी हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा? मतलब नाम मात्र के खाते। तो जितने भी व्यय और हानियां होती है, व्यय व हानि, ये सब क्या होते हैं? डेबिट। अब देखो, जैसे मजदूरी दी 1000, है ना। अब मैंने लिखा रामलाल को मजदूरी दी 1000, इसमें क्या अंतर है? अब उसमें लिखा है एंट्री में कि मजदूरी दी 1000 और किसी प्रश्न में लिखा आ गया रामलाल को मजदूरी दी 1000। बच्चा यहाँ पर उसको कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि अब क्या लिखूं। यहां लिखी मजदूरी दी, मजदूरी क्या है? व्यय है, तो मजदूरी का नाम लिखो, मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट। और मजदूरी हमेशा कैसे दी जाएगी? कैश में दी जाएगी। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, टू कैश अकाउंट। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। मजदूरी आपने नगद के रूप में दी, पैसा गया, चेक देंगे तो टू बैंक अकाउंट, है ना। हमेशा व्यय, आप चाहे मजदूरी दो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि वेतन दिया, किराया दिया, बीमा बीमा प्रीमियम भरा, है ना, बिजली का बिल भरा, बिजली बिल, फिर विज्ञापन, ये सब जितने भी व्यय होते हैं ये सब क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और क्रेडिट क्या होता है? टू कैश अकाउंट। समझ गए? बिजली का बिल भला, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, मजदूरी दी, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेतन दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट, किराया दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ब्याज दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और भी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, आपने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ये सब व्यय होते हैं और व्ययों को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। और सब पेमेंट कैसा होता है? कैश में होता है, टू कैश अकाउंट। इसी प्रकार से आपको कुछ पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैसा मिलेगा? आपको मिला कमीशन, तो कमीशन अकाउंट। टू इंटरेस्ट, आपको ब्याज मिला तो इंटरेस्ट अकाउंट। आपको डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट अकाउंट। कमीशन, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ये मिलता है व्यापारी को आय के रूप में, और क्या मिलेगा? तो कैश मिलेगा वो। अब बच्चे क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज, नाम आ गया तो बच्चा नाम लिख देता है। व्यय और आय में
व्यय और आय में कभी भी नाम नहीं लिखा जाता, पर्टिकुलर उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है जिससे आपको मिल रहा है। कमीशन मिल रहा है कमीशन लिखो, इंटरेस्ट मिल रहा है इंटरेस्ट लिखो, आपको डिस्काउंट मिल रहा है डिस्काउंट लिखो, किससे मिल रहा है उसका नाम नहीं लिखना है। ये आप बात ध्यान देना, जैसे यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये जनरल एंट्री से रिलेटेड में जो सिंपल से जो रूल्स मैंने आपको बताए वो गए। ठीक है, इतने में आप किसी भी प्रकार की कोई भी जनरल एंट्री हो आप कर सकते हो। कुछ थोड़ी बहुत और बच जाती है, कौन सी? क्रय वापसी विक्रय वापसी वाली जो होती है कि आपने माल खरीदा और वापस किया, तो वहां पर वो प्राप्ति भुगतान वाला लागू होता है, वो पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो इतनी एंट्री यदि आप समझ गए मतलब आप कोई सी भी जनरल प्रविष्टि कर सकते। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे आप उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं हर एक यूनिट का ऑनलाइन टेस्ट भी बना रहा हूँ और हमारा चौहान अकेडमी खंडवा के ऐप पर उसको डाल रहा हूँ, फ्री में है, आप उस टेस्ट को दे सकते हो, उसके PDF नोट्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।